गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो को बता दीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो का इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उम्मीद है मैं ऑडिबल होऊंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, धन्यवाद। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। तो मैं दोबारा से आप लोगों को इसका एजेंडा बता दूं। यहाँ पे ज़्यादा आंसर देके कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट भी ये है कि आप आंसर दीजिए और कोशिश करिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन करने की जगह रादर देन हम इस बात पे करेंगे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा सकूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी कराइए। यहाँ जल्दी कराने का पर्पस नहीं है, रादर देन पर्पस इस बात का है कि आपको कैसे सिखाया जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पेशेंस रखना है और जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखते जाना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूं। मैंने यूजीसी नेट किया, 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये सारे एग्जाम्स में भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो आप लोग चाहें तो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। ये वो नंबर है जिससे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे कांटेक्ट करते भी हैं, क्वेरीज पूछते भी हैं और उनकी क्वेरीज सॉल्व होती भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 232 तक हमने ऑलरेडी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 233 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 233 आज का पहला सवाल है हमारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए और समझिए कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो ये किताब का नाम पूछा और ये पूछा है बुक एंड ऑथर में। तो इसमें देखते हैं, हिबू जी कह रहे हैं मलाला, देन मंजू जी कह रही हैं ए। एक ऑप्शन ए भी आया। देखिए, अगर आप नाम से जाएंगे, वी आर डिस्प्लेस्ड, तो नाम से ही आपको पता चलता है कि ये कहानी है उन लड़कियों की या उन लोगों की जिनको उनके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया गया। तो पीस में नोबेल प्राइज जीतने वाली लड़की जिसने बहुत कुछ सहा अपनी छोटी ही लाइफ के टाइम पीरियड में, तो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली उनके द्वारा लिखी हुई किताब है। और वो अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो अब आप समझ गए होंगे। आंसर इज मलाला यूसुफजई। एक्चुअली में ये बुक का नाम इतना नहीं है, बुक का नाम थोड़ा और है। अगर मैं कंप्लीट करूं तो आप समझ जाएंगे। इस बुक का पूरा नाम है माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। ये 2019 की किताब है। तो इसके आगे प्रॉपर इसका सब टाइटल भी है जिसका मतलब क्या है, माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। अब आप खुद समझिए कि कोई अगर नोबेल पीस प्राइज जीत रहा है और उसने कोई बुक लिखी है, और वो भी मलाला जैसे इंडिविजुअल जिसकी लिखी हुई किताबों को दुनिया फॉलो करती है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इसका आंसर है ए, और ये 2019 में लिखी हुई किताब है। इंडिया में से क्या कभी किसी को पीस में नोबेल प्राइज मिला है? क्या इंडिया में कभी किसी को पीस पे नोबेल प्राइज मिला है? एनीवन?
तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। बताइए आप लोग। किनको मिला है? बेटा ब्रा रामा अबू जी कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब मैं वही कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कि नोबेल प्राइज किस किस चीज में मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था पहला नोबेल प्राइज, जो कि आप लोगों ने सही बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला, लेकिन उनको पीस में नहीं मिला था, उनको लिटरेचर में मिला था। यस, यू कैन से दैट मदर टेरेसा ने इंडिया की सिटीजनशिप ली थी, आप कह सकते हैं उनका नाम। दलाई लामा इंडिया में, ठीक है, इंडिया से बेस्ड काम करते हैं। और पर दलाई लामा तो रेफ्यूज में है, दलाई लामा को आप काउंट नहीं करेंगे, आप समझिए। दलाई लामा को आप काउंट नहीं करेंगे। और आप लोग जिनको भी कोई नाराजगी हो बता दीजिएगा, अभी हम जब डिस्कस करें आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। देखिए, एक होता है सिटीजनशिप लेना और एक होता है रेफ्यूज में रहना। दलाई लामा ये नहीं कहते कि हम इंडिया के सिटीजन है, दलाई लामा कहते हैं कि हम तिब्बत के सिटीजन है, तिब्बत जिस पे कब्जा चाइना ने कर रखा है, और हम तिब्बत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो सरकार हम इंडिया में चला रहे हैं। ठीक है, तो दलाई लामा को आप काउंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इतना पॉइंट क्लियर है, गांधी जी को कभी भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, गांधी जी नॉमिनेट हुए थे। गांधी जी नॉमिनेट 5 बार हुए, लेकिन गांधी जी को नहीं मिला। 1937 में हुए, 38 में, 39 में, 47 में, 48 में भी, पर गांधी को पीस प्राइज नहीं मिला। जिन लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ वो है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, सीवी रमन 1930 में, फिर हरगोविंद खुराना जी हैं जिनको 1968 में मिला, मदर टेरेसा 1979 में, एस चंद्रशेखर 1983 में, अमर्त्य सेन 1998 में, वेंकट रामाकृष्णन 2009 में, एंड 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी जी को, एंड 2019 में मिला अभिजीत बनर्जी को। तो अगर आप पीस के लेवल पे बात करें तो पीस दो ही लोगों को मिला, एक मदर टेरेसा को, दूसरा कैलाश सत्यार्थी को। आप जिनका नाम भूल रहे हैं, जिनका पूरा डिस्कशन इसी बात पे है। क्यों है? क्योंकि इनको भी 2014 में मिला था और को अवॉर्डेड थी उसमें मलाला यूसुफजई, तो दोनों को मिला था, को विनर थे ये दोनों। 2014 में को विनर थे, दोनों ने प्राइज शेयर किया था। कैलाश सत्यार्थी जी जिन्होंने बच्चों को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन आज भी इंपॉर्टेंट काम करती है। तो आप पहले कैटेगरी समझिए कि पीस में ये दो लोगों को ही मिला है। मदर टेरेसा ने इंडिया की सिटीजनशिप ली थी, जिनको 1979 में मिला था, और कैलाश सत्यार्थी 2014 में। क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? पहले क्लियर है तो बताइए, फिर मैं इकोनॉमिक्स में दो नाम जो आप बोल रहे हैं, अमर्त्य कुमार सेन और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों को इकोनॉमिक्स में मिला है।
अभिजीत बैनर्जी और अमर्त्य कुमार सेन, ये दोनों को इकोनॉमिक्स में मिला है। इसके फील्ड होते हैं, इसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसके हिसाब से चेक किया जाता है। जो आप चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को और सीवी रमन को मिला है फिजिक्स में, और हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिला है। तो ये कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। और जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, उनकी लिटरेचर गीतांजलि के लिए मिला था, लिटरेचर में मिला था 1913 में, पहले इंडिविजुअल। तो अब आप लोगों को शायद क्लियर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। और ये नोबेल प्राइज आया कहां से? ये उस इंसान के नाम से आता है जिसने डायनामाइट बनाया था। तो जिसने डायनामाइट बनाया उसका नाम था एल्फ्रेड नोबल। उसने बोला कि मेरी याद में एक प्राइज होगा। तब से ये एल्फ्रेड नोबल के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट हर साल कुछ कैटेगरीज में नोबेल प्राइज देता है। ठीक है, ये नोबल यहां से आया है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब जो लोग सक्सीड करना चाहते हैं वो क्लास के बाद 2 मिनट जाएंगे और एक बार फिर से नोबेल प्राइज विनर का नाम देख लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 234, इंडियन नेशनल एंथम को बंगाली में किसने कंपोज किया था? जल्दी बताइए, इस पे कुछ ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे। इसका आंसर आप सबको पता है। नेशनल एंथम की बात हो रही है, कैसे आप लोग ए कैसे मार्क कर सकते हैं? नेशनल एंथम की बात हो रही है। नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग में फर्क होता है। तो नेशनल एंथम बंगाली में कंपोज किया गया था, रिटर्न किया गया था, और इसको किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक्चुअली में ये ओरिजिनल अगर इसकी बात करें तो वो पूरा है भारतो भाग्यो विधाता, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसका जो पहला पैराग्राफ है, पहला स्टैंजा है, वही हमारा नेशनल एंथम बना। इसको 52 सेकंड में कंप्लीट किया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो 24 जनवरी 1950 को भारत का नेशनल एंथम ये होगा, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। पहली बार ये 1911 में कलकत्ता सेशन में गाया गया था। कांग्रेस के सेशन होते थे, वहां गाया जाता था इसको। तो फर्स्ट टाइम 1911 में इसको गाया गया था। कंपोजिशन है रविंद्रनाथ टैगोर का, बंगाली में कंपोजिशन है। क्लियर है? तो ए नहीं होगा, वो नेशनल सॉन्ग है, वो नेशनल सॉन्ग है। ये ऐसे बेसिक सवाल हैं। अब यहां से आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। तो इनके परिवार के बारे में हम सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आप लोग ये नहीं बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हो सकता है मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, फिर वो मेरे माइंड से स्किप हो जाता है।
क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझिए क्या होता है, उसके एक्सप्लेनेशन को समझना। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, इंदिरा पॉइंट, कोवलम पॉइंट, कोटरम पॉइंट या नन ऑफ द अबव। सो ये मेनलैंड इंडिया के पॉइंट की बात की है, मेनलैंड इंडिया की, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे ज्यादा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट बोला गया है, जो कि अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में नीचे की तरफ एकदम सिचुएटेड है, तो आंसर इज इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार तहसील में सिचुएटेड है, आंसर ए इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है। अंडमान एंड निकोबार में ग्रेट निकोबार, देखिए अंडमान एंड निकोबार हम एक नाम बोलते हैं लेकिन वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो अलग अलग आइलैंड के नाम है अलग अलग। तो उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, उसका एकदम किनारे वाला पॉइंट है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडोनेशिया से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर बचता है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आर्कीपेलगो कहते हैं इसको। अगले सवाल पे मूव करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करते हैं, ये कहां है। क्वेश्चन नंबर 236 का आंसर बताइए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखिए कुछ चीजें आप लोग रट लीजिए, क्या क्या चीजें रट लीजिए अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए। पहला, जितने भी इंडिया में पावर प्लांट्स हैं, दूसरा एयरपोर्ट्स, तीसरा पोर्ट्स, चौथा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। पावर प्लांट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ थर्मल होते हैं, कुछ सोलर होते हैं, कुछ एटॉमिक हैं। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा सर दर्द होगा, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे ना, तो जो मैं लिस्ट बता रहा हूं आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद जब एग्जाम में इसमें से ही 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, फिर आप मेरी बात याद आएगी कि सर ने कहा था याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 236 की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में। कहां पे, ये महाराष्ट्र में। तो पोर्ट्स की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट और पोर्ट्स के बारे में भी आपको बता देता हूं, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, जिसके अकॉर्डिंग 13 मेजर पोर्ट्स हैं, तो आपको पता होगा। मुद्रा पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, कुछ प्राइवेट भी हैं, ये प्राइवेट पोर्ट्स हैं। देन पारादीप पोर्ट अथॉरिटी आता है, जवाहरलाल नेहरू है, विशाखापट्टनम है, मुंबई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, कराईकाल पोर्ट है, चेन्नई। तो टोटल प्राइवेट और सब गवर्नमेंट के मिला के 28 पोर्ट्स हो चुके हैं, लेकिन अगर मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 12 गवर्नमेंट ओन्ड है और एक प्राइवेट है। आप क्या करिएगा, इसका मैप रख लीजिएगा जिसमें इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम है, मारमा गोवा, उसके अलावा आपके पोर्ट्स कलकत्ता में दिख जाएगा, जवाहरलाल नेहरू में दिख जाएगा, तो ये अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है, एक मुंबई पोर्ट अलग से है,
ठीक है जी। इस तो ये सारे भी देख लीजिएगा। उर्दू सबटाइटल जी मैंने नहीं किए हैं, ये ना ऑटोमेटिक सबटाइटल होते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, थोड़ा उर्दू भी सीख लीजिएगा। तो आंसर इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 237 की बात करते हैं, लोकपानी किसकी ट्रिब्यूटरी है। अब ये एक और टॉपिक आ गया जिसको कहते हैं रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। लोकपवानी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। डी नन ऑफ द अबव एक आंसर आया है वांगसू जी से। तो बाकी सबके आंसर आ रहे हैं। अब देखिए ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ये होनाकेरे शहर से निकलती है और जो कि फिर अरीघट्टा हिल से पास होते होते ये कावेरी में मिलती है। ठीक है, तो ये लोकपवानी ये कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है। अब ये आप कह सकते हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये टफ भी है, पर आप समझिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी पे फिर से सवाल आएगा, कोई ना कोई सवाल जरूर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यानी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, कम से कम 5 से 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स की ट्रिब्यूटरी का नाम याद रख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना के अलावा इंदस, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में एक बढ़िया सा मैप बना लीजिएगा, कलरफुल पेन और स्केच लेके। एक मैप में एक नदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एट मैक्स चाहे तो 2 नदियां बना लीजिएगा। जितना मैप क्लियर रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। एक मैप में ज्यादा नाम लिखने की कोशिश करेंगे, पैसा बचाएंगे तो भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 238। अब ये ऐसा सवाल है जिसको मैं आपको आंख बंद करके भी दूं आप बता सके। जी तलांगी, थैंक यू जोड़ने के लिए। कृष्णा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 10 नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 238 ऐसा सवाल है जिसको जो नहीं दे पाए तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, फिर तो उसको नॉर्थ कोरिया भेजना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में। इस स्टेट की इकलौती पॉपुलेशन पूरे इंडिया की 1/7 पॉपुलेशन है। अगर पूरे इंडिया में 14 लोग रहते हैं तो इस इकलौते शहर में, इकलौते स्टेट में एक आदमी रहता है 14 में से, सॉरी 7 में से एक आदमी। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत एक बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है, लेकिन पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो एक टाइम के बाद हाल होगा कुछ ऐसा जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक छोटी सी ट्रक पे इतने ज्यादा लोग चढ़े हुए हैं। तो पॉपुलेशन अपने आप में एक चैलेंज भी है, एक एडवांटेज भी है, वर्क फोर्स का एडवांटेज है, कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी बनती है, लेकिन पॉपुलेशन को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज एक ट्रक में इस तरीके से ही हम ट्रेवल किया करेंगे। ठीक है, अभी तो जगह बच गई है, यहां ऊपर भी कुछ लोग बैठ सकते थे। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। वो कहावत है बच्चे दो ही अच्छे, दो भी बहुत हो गए हैं, एक बहुत है। तो 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। कितनी? 20 करोड़। ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड आंकड़ा है, इससे और भी ज्यादा है अभी एक्चुअली में। पीडीएफ का लिंक मैं शेयर कर दूंगा।
सारे क्वेश्चन पुराने पीवाईक्यू से लिए गए। अगर आप उत्तर प्रदेश की ही पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया के 4 या 5 देशों को छोड़ दें तो खाली उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, देशों से ज्यादा है। स्टेट छोड़ दीजिए, देशों से ज्यादा है। तो ये नंबर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हम टारगेट नहीं कर रहे लेकिन इसको रोकना पड़ेगा बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन तो अनलिमिटेड हो गई है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 239, ये व्हाइट लेबल ब्लैक लेबल, ये वो वाला लेबल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। भले ही टाइम हो गया है व्हाइट लेबल ब्लैक लेबल का, लेकिन यहां एटीएम वाला व्हाइट लेबल है। पीडीएफ का लिंक अगर आप लोगों को ये चाहिए, ये सब पीवाईक्यूज है। तो पीवाईक्यूज के अगर आपको पेपर चाहिए तो वो कहां से मिलेंगे आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको सबको लिंक शेयर कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, ठीक है। ब्लैक लेबल व्हाइट लेबल ये क्या होता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी तुक्का, ओके। ए ऑप्शन भी आया है, बी भी आया है। तो दो तरीके के एटीएम होते हैं। आप लोगों ने यस और नो बताइएगा, कितने लोगों ने देखा है कि वो एटीएम से पैसे निकालने गए लेकिन कोई हिताची या एक्स वाई जेड कंपनी का एटीएम आपको देखने को मिला होगा, उस कंपनी का एटीएम जिसका बैंक नहीं है, जो कि बैंक नहीं चलाती। यानी ना एसबीआई का एटीएम है, ना पीएनबी का एटीएम है, ना कैनरा बैंक का एटीएम है, लेकिन कोई और ही कंपनी का एटीएम है, पैसे डिस्पेंस हो रहे हैं, उसके ऊपर एक्स वाई जेड हिताची या कोई और कंपनी का नाम लिखा हुआ है। मोबाइल बैंक भी होते हैं, कार वार घूमती रहती है उनकी। तो वो एटीएम्स जिनको नॉन बैंक आइडेंटिटीज चलाती हैं उनको कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से समझिएगा। तो यानी क्या कोई भी एटीएम खोल सकता है, आंसर इज नो। आंसर इज नो। नॉन बैंक एंटिटीज जिनका रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी एक्ट 1956 में, उनको अलाउ किया गया है कि वो व्हाइट लेबल एटीएम चला सकते हैं। तो यानी अगर कोई कंपनी चाहती है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाएगी वो कंपनी, अपने एटीएम डिस्पेंस करेगी और आरबीआई से पैसे लेगी कैश, और उसके बाद लोगों को डिस्पेंस करेगी। ऐसी कंपनी जिनका मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ होना चाहिए, तभी जाके वो ये सब कुछ कर सकती। आप लोग जो क्लास के बीच में मैसेज ना करिए, मैं क्लास के बाद सबको रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, आप चाहते हैं आप भी एटीएम लगाएं, तो आपको एटीएम लगाने के लिए जाना पड़ेगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के पास, जो कि आरबीआई के अंडर काम करता है। वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो देखेंगे कि आपका 100 करोड़ का है नेटवर्थ, क्या आपका नाम रजिस्टर्ड है, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे। जैसे टाटा अपने एटीएम चलाती है, तो टीसीपीएसएल नाम की जो टाटा का ब्रांड है वो अपने एटीएम चलाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा इंडी कैश। आप लोगों ने देखा एटीएम में इंडी कैश नाम का एटीएम होगा। इंडी कैश नाम का, ये जो टाटा ने ही चलाया, जिसका नाम
फर्क क्या है इन एटीएम में? ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है इसलिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं भाग सकता मैं जब तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। इसमें आप पैसे जमा नहीं कर सकते। इसमें कोई पैसे जमा नहीं कर सकते, आप सिर्फ पैसे निकाल सकते हो। और ये सरकार क्यों करवाती है? इसका बेसिक आइडिया ये कि गांव गांव दूर दूर कोने कोने तक एटीएम पहुंच सके, उन एरिया में भी एटीएम पहुंच सके जहां पे सरकारी बैंकों के या प्राइवेट बैंकों के एटीएम नहीं है। तो आपका किसी भी अकाउंट में, आपका किसी भी बैंक के अकाउंट में अकाउंट है, लेकिन आपके पास एटीएम है, तो आप इन कंपनीज के एटीएम में जाइए, कैश निकालिए। बस सिंपल सा फंडा है। इनको कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कभी आइएगा दिल्ली वगैरह, आइएगा, बहुत सारे ऐसे, इवन मेरे घर के पास में ही। चलिए जमो जी, अगर मूव ऑन करने की बात है तो फिर बता दीजिए ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं, उसका मतलब ये भी है कि क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करने। ब्राउन लेवल एटीएम भी होते हैं। जैसे जी आप कौन से, मान लीजिए आपका अकाउंट है, आप आसपास जाते हैं बैंक में, एटीएम देखते हैं, एसबीआई का एटीएम देखेंगे, आप कैनरा का एटीएम देखेंगे, आपने पीएनबी का एटीएम देखा। गवर्नमेंट ने ये एक रूल निकाला 1956 का, जो कंपनी एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ है और आप प्राइवेट कंपनी है, आप अपने एटीएम लगाना चाहते हैं, भले ही आप बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं देते, आप पैसे नहीं लेते, दीज कैन बी स्टेशनरी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एटीएम डिस्पेंसिंग मशीन लगाऊं, उसके बाहर मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं। तो मैं बैंक नहीं हूं, मेरे पास आपका अकाउंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हूं और मेरे पास 100 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ है मेरी कंपनी का, तो मैं परमिशन लेके आरबीआई से अपना खुद का एटीएम लगा सकता हूं। ये एटीएम नॉर्मल एटीएम के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसको कोई बैंक नहीं चला रहा होता, इसको कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेस चला रही होती है। जैसे टाटा, टाटा अपने जो भी ये एटीएम चलाती है, इंडी कैश नाम से आप जाएंगे तो उनकी मशीनों के ऊपर, उनके गेट के ऊपर इंडी कैश लिखा होगा। क्लियर है? फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक कैसे पैसे का काम चलाता है। बैंक का काम होता है पैसे लें आपसे, डिपॉजिट करवाता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, आपको इंटरेस्ट देता है, जो इंटरेस्ट की वैल्यू कम होती है, और जिस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है आपके, उसमें वो ज्यादा पैसे कमाता है और इसके डिफरेंस से वो अर्निंग कर रहा होता है। तो ये बैंकिंग का मॉडल है, लेकिन इनका मॉडल ये नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज है, ये आपसे पैसे डिपॉजिट नहीं करवा रही है, कोई अकाउंट नहीं बनवा रही है। आपका जो एसबीआई का एटीएम है, जो पीएनबी का एटीएम है, जो कैनरा बैंक का एटीएम है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, वो सारे एटीएम्स यहां पे काम करेंगे। क्लियर है? यस और नो? आपने नॉर्मल एटीएम की जैसी ही मशीन है। इसका मेन फंडा ये है कि मान लीजिए दूर दूर जगह पे जहां बैंकों को लगता है कि यहां प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन इस कंपनी को लगता है कि हाँ मैं यहां पे बैंक खोल के अपना एक ऑडियंस बना सकता हूं, तो वो अपना एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के रूप में या थोड़ा बहुत चार्ज लेके अपना एटीएम लगा देते। अब क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? ऑब्वियसली रेगुलेट तो आरबीआई के बिना कैसे हो पाएगा? पैसे जहां भी है आरबीआई का रेगुलेशन होता है, तभी तो आरबीआई से परमिशन लेनी है।
बाकी बैंक वाला सारा मतलब एटीएम वाला ही सारा काम हो रहा है, बाकी और कोई काम नहीं हो रहा बैंकिंग वाला। इसलिए इनको व्हाइट लेबल एटीएम अलग कैटेगरी बोलते हैं। अब ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं? कंपनी को क्या प्रॉफिट है? कंपनी को प्रॉफिट के रूप में देखिए बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं। एक, पैसा उनके थ्रू डिस्पेंस हो रहा है, उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, उनके अलग अलग रीच पड़ रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ब्राउन लेवल की बात करते हैं। ब्राउन लेवल एटीएम वो होते हैं कि जैसे मैं आरबीआई हूं या मैं एसबीआई बैंक हूं, मैंने एक प्राइवेट कंपनी को बोला कि मेरे लिए एटीएम बना दो, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने नाम से एटीएम बनवाया है, इसी को ब्राउन लेबल एटीएम कहते हैं। तो मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि मैंने एसबीआई के साथ टाई अप किया, मैंने बना के दे दिया उसको हार्डवेयर, जो कि पैसा डिस्पेंस करने वाला एटीएम होता है। तो इस मशीन को मेंटेन करने का जितना भी खर्चा आएगा वो मेरा है, यानी मैं एज एन इंडिविजुअल, और बाकी जितना भी कैश वगैरह मैनेज करना है ये सब उस बैंक का है जिसका नाम है एसबीआई फॉर एग्जांपल। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें बैंक है मेरे साथ एसोसिएटेड, बस मेरा काम क्या है कि मैं उसको एटीएम बना के दे रहा हूं, एटीएम मैनेज करके दे रहा हूं, इसके बदले में मैं बैंक से कुछ पैसे ले रहा हूं। तो वो प्राइवेट कंपनीज जो एटीएम बना के देती हैं, हार्डवेयर बना के देती हैं, हार्डवेयर को मैनेज भी करती हैं, पर इसमें कैश कितना डलेगा, बाकी सारी फैसिलिटी बैंक खुद देखेगा। बस मैंने कंपनी का अपना बना के दे दिया है एटीएम, जिसका नाम, इसको कहते हैं ब्राउन लेबल। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। इसको कहते हैं ब्राउन लेबल। पिछले वाले में वो प्राइवेट कंपनी कैश को भी मैनेज कर रही थी, पैसा कितना डलेगा सब कुछ वो मैनेज कर रही थी। पर यहां पे कैश बैंक के साथ है। एग्जाम्पल क्या, कभी भी एटीएम में जाके देखिएगा, प्राइवेट कंपनी के एटीएम में आपको कोई और कंपनी का नाम दिख जाएगा। ये बैंकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बैंक नहीं चाहते कि वो एटीएम बनाने में खर्चा इतना ज्यादा करे। व्हाइट लेवल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, इन्होंने इंडी कैश के नाम से ये लॉन्च किया था, इन्हीं का ब्रांड नेम है इंडी कैश। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बाकी किसी को भी डाउट हो पूछ लीजिए, मुझे अभी भी कोई जल्दी नहीं है, अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए है ब्राउन लेबल कि बैंक नहीं चाहता कि बार बार एटीएम बनाने में पैसा खर्चो, एटीएम को मैनेज करने में पैसा खर्चो, तो प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 240। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? पहले फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे फ्री इंडिया के? ऑन अ सीरियस नोट, जितने भी फर्स्ट होते हैं ना, एक बार को अपना नाम भूल जाइएगा, अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम भूल जाइएगा, रात का खाना भूल जाइएगा, समोसा पकौड़ा या नॉनवेज खाना भूल जाइएगा, क्रिसमस मनाना भूल जाइएगा, लेकिन अगर जॉब चाहिए, दिवाली होली सब भूल जाइएगा। तो ये जितने भी फर्स्ट इन इंडिया हैं, ये रट लीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं आप लोगों का जल्दी से जल्दी जॉब लगे। तो ये पुराने घिसे पिटे सवाल हर एग्जाम में आते। फर्स्ट इन इंडिया, पहला प्रेसिडेंट कौन, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन, पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन। क्योंकि आप लोगों की जॉब लगेगी, हमको उससे ज्यादा खुशी होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये सारी चीजों को भूल के आगे बढ़िए, इनको बस कर दीजिए। जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो 8 साल के लिए रहे थे, जिनका नाम था सुकुमार सेन। और अभी जो है वो है राजीव कुमार, जो कि 2022 में बनाए गए। एक बहुत फेमस नाम है टीएन शेषन, जिनका नाम काफी ज्यादा लिया जाता है। तो सुकुमार सेन फर्स्ट। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं बेटा जी, मैं कह रहा हूं जितने भी ये फर्स्ट वाले सवाल होते हैं इनको रट लीजिए। तो आंसर इसका क्या है, सुकुमार सेन 1950 से लेके 58। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। इनका काम होता है इलेक्शन करवाना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन काम करवाता है, और इलेक्शन कमीशन का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और बाकी कुछ 3 से 4 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 की बात करते हैं। जैसे आप लोगों को एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब मैं इसकी बात करता हूं इलेक्शन कमीशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए? तो याद रखिएगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर कोची का पुराना नाम कोचीन। ये तो इतना मिलता जुलता है कि जैसे आप कहते नहीं है रीबॉक और रीबुक। एडिडास और एबीबास। जी हाँ डेविड जी, 324 आर्टिकल। अरे दोनों का नाम अगर आप प्रोनाउंस करेंगे कोची, कोची। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, कर्ड। कर्ड की बात करते हैं, दही। तो कर्ड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते। तो मिल्क को कर्ड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस बैक्टीरिया का नाम पूछा है। लैक्टोन्टस, लैक्टोबेकस, लैक्टोहीकस, लैक्टोबैसिलस। तो आप सबने सुना होगा। ठीक है, इसका आप सब जानते हैं, ये प्रोबायोटिक्स होता है योगर्ट में, दही में। ठीक है, जो लैक्टोज को रिड्यूस करने की काम करता है, चीजों को इजीली डाइजेस्ट करता है, दही बनाने के काम आता है, जिसको हम कर्ड कहते हैं। या नांग जी, यहाँ इलेक्शन थोड़ा चल रहा है जो मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात करेंगे। तो आंसर इज सी, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 243। अब ये क्वेश्चन भी आप सब समझिए। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन कई कई बार इतने इजी भी आते हैं कि आपने बस क्वेश्चन पढ़ना होता है। बैसिलस एंथ्रासिस एक बैक्टीरियम है जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने की थी इन 1876। ये कौन सी बीमारी के साथ एसोसिएटेड है, विच डिसीज?
सो दो क्वेश्चन ऐसे देखिए आप, कोची वाला क्वेश्चन देखिए और यहां पे देखिए एंथ्रासिस और एंथ्रेक्स। ठीक है जी, तो ये कई बार आपको सिर्फ सवाल को पढ़ना होता है। ये ऐसी बीमारी है जो कि एक्चुअली में ज्यादातर लाइव स्टॉक यानी जानवरों को, मवेशियों को नुकसान पहुंचाती है, कई बार इंसानों को भी नुकसान पहुंचा देती है। ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसको जर्मन फिजिशियन रॉबर्ट कूच ने 1876 में डिस्कवर किया था। ये पहला ऐसा बैक्टीरियम है जो कि एज अ पैथोजन शो किया गया था। इससे एक थ्योरी प्रूफ हुई थी जिसको कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। कि जो बीमारी होती है वो डिसीज से होती है, मतलब जर्म से होती है। तो इसको भी प्रूफ किया था इसी थ्योरी से रॉबर्ट कूच ने। लेकिन जुरू जी, आपका कंसर्न एकदम ठीक है कि ये ट्रिक धोखा दे सकती है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि हम तो रट के जाते हैं, हमको तो हमारी सबसे पहली चीज जो धोखा देती है एग्जाम के टाइम पे वो है हमारा ब्रेन। सब गायब हो जाता है, ठीक है। ऐसे रिस्क तभी लिए जाते हैं जब आप मार्जिन पे हो, कि आपने 35 क्वेश्चन कर लिए आउट ऑफ 50, आपको मिनिमम +5 क्वेश्चन और देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 35 क्वेश्चन पे काम नहीं बनेगा। तो मिनिमम +5 क्वेश्चन आप कैसे मार्क करोगे? तो ये सारे क्वेश्चन मार्क करते हैं आप। एग्जाम देना अपने आप में एक क्राफ्ट है, ठीक है। खाली पढ़ना इनफ नहीं होता। ट्रस्ट में जब मैं ये कहता हूं कि खाली पढ़ना इनफ नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में आपकी बहुत सारी अलग अलग चीजें काम करती हैं। आप कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, कौन से क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसका आंसर है एंथ्रेक्स। इसके बारे में याद रखिएगा, ये इसने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को प्रूव किया था कि जो बीमारियां हैं वो जर्म से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 244 की बात करते हैं। लुईस पाश्चर, अब फिर से देखिए, ये फिर से सवाल देखिए कि लुईस पाश्चर ने एक प्रोसेस डेवलप किया था। अगर लुईस पाश्चर अपने नाम से कोई चीज डेवलप कर रहा है तो उस सब में देखिए पाश्चर जरूर आए। और कभी भी आपने दूध के पैकेट के ऊपर देखा होगा पाश्चराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन। आप लोगों के पास अगर कभी टाइम हो तो बताइएगा, मैं आपको बहुत सारी ऐसी स्किल्स सिखाऊंगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर सिर्फ इस बात पे ही हम कर सके। तो ये पाश्चर ने ये पूरा प्रोसेस डेवलप किया था कि थोड़ा सा हीट करके उसके बाद तुरंत ठंडा करने से बैक्टीरिया जो जितनी भी माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस पूरे प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे मूव करते हैं। पेंगिंग जी, अभी टाइम नहीं है, उस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसे लेक्चर में जिसमें हम सिर्फ ट्रिक्स की को ही डिस्कस करें। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि हमारे काम रिव्यू होते हैं उसके अकॉर्डिंग। हम लोगों को भी इंस्पिरेशन इसी बात से मिलती है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
देखिए, कोई भी चीज जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होती है उसको क्या कहते हैं? अब ये ऐसी चीज है, देखिए, रिसाइकलिंग यानी आपको रिसाइकल करना है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है उसको कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो डिग्रेड ही नहीं हो रहा। एंड बी आता है बायोडिग्रेडेबल। तो जो डिकम्पोज हो जा रहा है नेचुरल प्रोसेसेस से उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये 5th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो नहीं हो पाते डिकम्पोज उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जिसमें पॉलीथीन वगैरह आती है या और बहुत सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 246 की बात करते हैं। इनमें से कौन से स्टेट की सबसे कम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? सवाल में हमेशा याद रखिएगा, सेंसस से रिलेटेड दो सवाल बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर्स के। एक, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, और एक और टर्म इस्तेमाल होता है जिसमें होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। दोनों में फर्क होता है, काफी ज्यादा फर्क है। तो यहां पे डायरेक्टली पूछा है लोवेस्ट पॉपुलेशन कहां है, तो सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। देन उसके बाद आता है गोवा, देन नागालैंड, देन त्रिपुरा। अगर मैं इन चारों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज भी करूं तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की, फिर गोवा है, फिर नागालैंड है, एंड देन त्रिपुरा है। यानी इन चारों में से त्रिपुरा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब आप लोगों को एक जो टर्म पता होना चाहिए, दैट इज, अगर हम बात करें सिक्किम की पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो सिक्किम की पॉपुलेशन है 6,07,688, यानी 6,07,688। इस इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद होगा, होना 2021 में ही था। अब यहां से कुछ सवाल आपके लिए मैं आपके लिए लिख देता हूं। बताइए, पहली बार सेंसस कब हुआ एंड पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ? ये दो अलग अलग सवाल है। 2025 में एक्सपेक्ट करिएगा। गुरु जी, क्वेश्चन तैयार हो गए हैं उसके, पर अभी इलेक्शन के मोड में, क्योंकि लंबा टाइम लगता है उसके लिए, तो अभी इलेक्शन से पहले तो नहीं होगा। 2024 के इलेक्शन अगली सरकार के टाइम पीरियड में ही होगा। पहला सेंसस 1871 में हुआ था, 1872, जब लिट्टन थे। और जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो पहला बार 1881 में हुआ था। या तो ये 1871 होगा या 1882 होगा, आई गेस यही साल है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेंसस है, आप जो 2001 कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसी चीज बोल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। पहला 1872 में हुआ था, लेकिन जो पहला कंप्लीट सेंसस की बात करते हैं वो 1881 में हुआ था। जी हाँ, 1872। उस टाइम पूरा नहीं हुआ था, छोटे एरिया में सेंसस किया गया था। और जो पहला कंप्लीट हुआ था वो था अंडर लॉर्ड रिपन, 1881। क्लियर है जी? तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। 2001 से पहले भी पॉपुलेशन गिनी जाती थी।
इवन जब 1971 में पाकिस्तान बना था तभी इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 65 करोड़ के आसपास थी। गिना जाता था लोगों को। नादोजी एज एज जितना मैं जानता हूं, ये नंबर्स जो मैं दे रहा हूं पॉइंट, ये करेक्ट है। अगर नादोजी फिर भी इनकरेक्ट हो तो आप मेरे को इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जहां आप पढ़ेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग से आपकी भी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी। पर जितना मैं जानता हूं ये पहला 1872 में ही हुआ था और कंप्लीट 1881 में ही हुआ था। जो भी मैं फैक्ट कोट करता हूं वो 3 से 4 बार मैं खुद पढ़ता हूं, उसके बावजूद भी गलती हो सकती है। तो 247 आखिरी क्वेश्चन है। मैं एक्सेप्ट करूंगा गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन एरर है। मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं, कंप्यूटर भी वैसे गलती करते हैं, लेकिन 99% यही नंबर्स हैं, 1872 और 1881। आखिरी क्वेश्चन, जो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस फायर कैच करता है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। आप लोगों के साथ टाइम का पता नहीं चलता, 10 साल में होता है जी। तो इसको यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 247 तक ही रहने देते हैं, 248 से आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आप सबने पेशेंसली सुना। आप लोगों के कोई भी शिकायत हो, गिले हो, शिकवे हो तो आप मेरे को पर्सनली बता दीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे आगे और इंप्रूव करें आप लोगों के लिए। गुड नाइट एवरीवन, अगले लेक्चर में मिलेंगे।